નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગુજરાતી મીડિયમ સેમેસ્ટર 2 સબ્જેક્ટ હિન્દી कक्षा 8 इकाई नंबर 4 कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री, जिसका प्रकार है रेखा चित्र। लेखक है शंकर दयाल शर्मा। तो विद्यार्थी मित्रों, शंकर दयाल शर्मा लेखक के बारे में हम थोड़ी सी माहिती यहाँ पर जानेंगे, उसके बारे में जानेंगे। भारत के 9वें राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा का जन्म भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था। आपकी आरंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई। आगे की पढ़ाई अपनी क्रमशः आगरा, इलाहाबाद तथा लखनऊ विश्वविद्यालय में की तथा MA LLB की उपाधियाँ प्राप्त की। बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि अर्जित की और वहीं पर 1 वर्ष तक प्रवक्ता रहे। तत्पश्चात भारत लौटकर आप राजनीति में सक्रिय हुए। विधायक और सांसद के रूप में आरंभ हुई। आपकी राजनीतिक यात्रा राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर जाकर समाप्त हुई। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपने अनेक पुस्तकें लिखी, जिनमें से कुछ इस प्रकार है: देशमणि, हमारे पथ प्रदर्शक, प्रतिष्ठित भारतीय तथा हमारे चिंतन की मूल धारा। तो विद्यार्थी मित्रों, ये सारी किताबें हैं जो शंकर दयाल शर्मा ने लिखी है। कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री रेखा चित्र में लेखक शास्त्री जी के व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हुए यह निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं कि अपनी कर्मठता के गुण के कारण लाल बहादुर शास्त्री एक अति सामान्य परिवार से उठकर देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुँचे। वे कर्म को ही ईश्वर मानते थे। कर्म के प्रति अटल आस्था एवं संपूर्ण समर्पण उनके जीवन विकास का मूलाधार था। इस इकाई में समाविष्ट मूल्य समर्पण भावना, कर्तव्य निष्ठा, कर्मठता, सेवा आदि मूल्यों का विकास होता है। तो आगे देखते हैं विद्यार्थी मित्रों। शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त है, क्योंकि मुझे तो उनका सारा जीवन ही कर्म से भरा हुआ मालूम पड़ता है। शास्त्री जी सामान्य परिवार से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री के जिस महत्वपूर्ण पद तक पहुँचे, उसका रहस्य उनके कर्मयोगी होने में ही छिपा हुआ है। वे उन लोगों में भी नहीं थे जो भाग्य पर भरोसा करके बैठे रहते हैं और अचानक कभी सफलता मिल जाती है, बल्कि वे उन लोगों में से थे जिनको अपनी हथेली की लकीरों के बजाय अपने चिंतन और कर्म की शक्ति पर अधिक भरोसा होता है और वे क्रमशः अपने जीवन का रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री कर्म को ही अपना सब कुछ मानते थे। कर्म के द्वारा ही उनके जीवन का रास्ता आगे बढ़ता गया। कर्म को ही अपना ईश्वर मानते थे, उसके प्रति किसी फल की आशा नहीं रखते थे। हथेली के लकीरों पर कभी विश्वास नहीं करते थे। कर्म को ही अपना सब कुछ मानते थे। शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था और उनके प्रति बिना किसी फल की आशा किए संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे। यहाँ तक कि जब भी उन्हें फल की प्राप्ति के अवसर मिले तब भी उन्होंने उस और हमेशा अपेक्षित दृष्टि ही रखी। उनका जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था। इसलिए मैं समझता हूँ कि उन्हें केवल कर्मयोगी के बजाय निष्काम कर्मयोगी कहना कहीं अधिक उपयुक्त होगा। इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों, आगे हम देखेंगे अपने
उद्देश्यों के प्रति दृढ़ आस्था, उस उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव तथा उस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण, ये 3 बातें मुझे उनके संपूर्ण चरित्र तथा जीवन दर्शन में दिखाई पड़ती है। उनके उद्देश्यों के प्रति प्राप्त दृढ़ आस्था है और उद्देश्य को प्राप्त करने के कर्म का भाव, उस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण, ये 3 बातें उनके जीवन में संपूर्ण चरित्र तथा जीवन दर्शन में दिखाई पड़ती है। उनके भाषण में उन्हें तरह के विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि यहाँ तक कि भले ही आप राजनीतिक क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र में कार्य करते हैं, यदि आप उसमें सफल होना चाहते हैं, अपने दायित्व को पूरी तरह से निर्वाह करना चाहते हैं, तो आपके कार्य और समर्पण तथा भक्ति और कर्म में समन्वय होना चाहिए। आगे, मैं शास्त्री जी की सफलता का रहस्य उनके इसी महत्वपूर्ण चिंतन में मानता हूँ। साथ ही यह भी मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति, समाज और देश के विकास का रहस्य इसी भक्ति और कर्म के सिद्धांत में निहित है। आगे है, शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुभव उदाहरण है। उनके ये गुण केवल उनके कार्यों और विचारों में ही अभिव्यक्ति नहीं पाते थे, बल्कि उनको देखने से ही इन सभी भावों का एहसास हो जाता था। उनके अपने व्यक्तित्व न विचारों का अनोखा समन्वय था। वे जो कुछ कहते थे वही करते थे। जो कुछ भी करते थे वह एकमात्र राष्ट्र लाभ की भावना से प्रेरित होकर करते थे। मुझे लगता है कि यह उनके चरित्र की एक बहुत बड़ी विशेषता थी, जिसके कारण देशवासी उन पर इतना अधिक विश्वास करते थे और उन्हें चाहते भी थे। पंडित नेहरू की समृद्ध राजनीतिक विरासत को संभालना और उसे आगे ले जाने का काम कम कठिन नहीं था, लेकिन देश ने उस समय यह साफ साफ देखा कि संभालने की ताकत शास्त्री जी में ही है, और शास्त्री जी ने अपने निर्मल चरित्र और दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा देश का इस आकांक्षा को पूरा किया। शास्त्री जी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। सामान्य परिवार में ही उनकी परवरिश हुई थी। शास्त्री जी की एक विशेषता थी कि वह सामान्य परिवार में पैदा हुए थे, उनका जन्म हुआ था और उनकी परवरिश, पालन पोषण हुआ था। जब वे देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुँचे, तब भी वह सामान्य ही बने रहे। विनम्रता, सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व में एक विशिष्ट प्रकार का आकर्षण पैदा करते थे। इस दृष्टि से शास्त्री जी का वास्तविक व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था, और कहना न होगा कि बापू से प्रभावित होकर ही सन 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ी थी। शास्त्री जी पर भारतीय चिंतकों डॉक्टर भगवान दास तथा बापू का कुछ ऐसा प्रभाव रहा कि वह जीवन भर उन्हीं आदर्शों पर चलते रहे तथा औरों को उसके लिए प्रेरित करते रहे। शास्त्री जी के संबंध में मुझे बाइबल की वह उक्ति बिल्कुल सही जान पड़ती है कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। शास्त्री जी ने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में तब प्रवेश किया था जब वे एक स्कूल में विद्यार्थी थे। लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में तब उन्होंने प्रवेश किया, तब वे गए थे जब वे स्कूल में विद्यार्थी थे, और उस समय उनकी उम्र 17 वर्ष की थी। गांधी जी के आह्वान पर वे स्कूल छोड़कर बाहर आ गए। गांधी जी के आह्वान बुलाने पर वे स्कूल छोड़कर बाहर आ गए थे। इसके बाद काशी विद्यापीठ में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की थी। उनका मन हमेशा देश की आज़ादी और सामाजिक कार्यों की ओर लगा रहा। परिणाम यह हुआ कि सन 1926 में वे लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए। उनकी
उनका मन है वह देश की आज़ादी और सामाजिक कार्यों में ही लगा रहा था और परिणाम यह हुआ कि वो लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए जिसके वे जीवन भर सदस्य रहे। इसमें शामिल होने के बाद से शास्त्री जी ने गांधी जी के विचारों के अनुरूप अछूतोद्वार के काम में अपने आप को लगाया। यहाँ से शास्त्री जी के जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो गया। सन 1930 में जब नमक का कानून तोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो शास्त्री जी ने उसमें भाग लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें जेल जाना पड़ा। 1930 में महात्मा गांधी जी ने नमक का कानून तोड़ो आंदोलन शुरू किया तो उसमें शास्त्री जी ने भी भाग लिया और परिणाम यह हुआ कि उसको भी जेल जाना पड़ा। यहाँ से शास्त्री जी की जेल यात्रा की जो शुरुआत हुई थी वह सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक निरंतर चलती रही, हमेशा चलती रही। इन 12 वर्षों के दौरान वे 7 बार जेल गए। इसी से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके अंदर देश की आज़ादी के लिए कितनी बड़ी ललक थी। दूसरी जेल यात्रा सन 1932 में किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए करनी पड़ी। सन 1942 की उनकी जेल यात्रा 3 वर्ष की थी, जो सबसे लंबी जेल यात्रा थी। इस दौरान शास्त्री जी यहाँ एक और गांधी जी के द्वारा बताए गए रचनात्मक कार्यों में लगे हुए थे, वहीं दूसरी ओर पदाधिकारी के रूप में जन सेवा के कार्यों में भी लगे रहे। सन 1935 में वे संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बनाए गए। इस पद पर वे 1938 तक रहे। किसानों के प्रति उनके मन में विशेष लगाव था, इसलिए उनको सन 1936 में किसानों की दशा का अध्ययन करने वाली एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। पूरी लगन के साथ काम करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें जमींदारी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया। इस प्रकार महात्मा गांधी के साथ लाल बहादुर शास्त्री ने बड़ी बहादुरी से काम लिया। इसके बाद के 6 वर्षों तक वे इलाहाबाद की नगर पालिका से किसी न किसी रूप में जुड़े रहे। मैं समझता हूँ कि अनुभव ने भी शास्त्री जी के व्यक्तित्व और चिंतन को नागरिकों की समस्या से निकट से परिचित कराया। उनके पास ग्रामीण जीवन का अनुभव था। अब इसके साथ ही इलाहाबाद महानगर पालिका ने जन सेवा का भी अनुभव जोड़ दिया था। लोकतंत्र की इस आधारभूत इकाई में कार्य करने के कारण वे देश की छोटी छोटी समस्याओं और उनके निराकरण की व्यावहारिक प्रक्रिया से अच्छी तरह परिचित हो गए थे। कार्यों के प्रति निष्ठा और मेहनत करने की अदम्य क्षमता के कारण सन 1937 में वे संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए। सही मायने में यही से शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत हुई, जिसका समापन देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने में हुआ। शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की इतनी सही और गहरी पकड़ थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते हुए कहा था कि उन्हीं के मार्गदर्शन मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। तो विद्यार्थी मित्रों, लाल बहादुर शास्त्री इंदिरा गांधी के जीवन राजनीतिक गुरु, इंदिरा गांधी ने उन्हें अपना गुरु मान लिया और वह उन्हीं के मार्गदर्शन में राजनीतिक जीवन शुरू किया इंदिरा गांधी ने। दूसरा आगे देखते हैं। देश की आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश तथा केंद्र सरकार में शास्त्री जी भिन्न भिन्न पदों पर रहे। देश को आज़ादी मिलने के बाद उत्तर प्रदेश तथा केंद्र सरकार में शास्त्री जी भिन्न भिन्न अलग अलग पदों पर रहे। उत्तर प्रदेश में उन्हें गृह मंत्री
बनाया गया। बाद में पंडित नेहरू के अनुरोध पर वे केंद्र में आ गए। केंद्र में उन्होंने रेल और परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग और गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में मंत्री पद संभाला। इन पदों पर रहते हुए शास्त्री जी ने अपनी जिस प्रशासकीय दक्षता का प्रमाण दिया वह हमारे देश के लिए एक उदाहरण है। अपने मंत्रालयों के कार्यों में उनका दृष्टिकोण अत्यंत व्यावहारिक तथा सभी प्रकार की औपचारिकताओं से परे होता था। वे अपने को कभी भी अपने पद के कारण ऊंचा नहीं मानते थे। उनकी बड़ी सीधी सी धारणा थी कि वे जनता के शासक नहीं बल्कि जनता के सेवक हैं। ऐसी भावना से कार्य करने के कारण उन्हें अपने मंत्रालय में तो लोकप्रियता मिली ही साथ सारे देश में भी लोकप्रियता मिली। वो लाल बहादुर शास्त्री कार्य ही ऐसा करते थे कि उनके लोकप्रियता मिली और साथ साथ सारे देश में भी उसको लोकप्रियता मिली। इसी लोकप्रियता का परिणाम था कि पंडित नेहरू के निधन के बाद देश ने उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया। पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू थे, लेकिन उनके मृत्यु के बाद, निधन के बाद देश ने उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया। लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया। देश के इस महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए केवल 19 महीनों के छोटे से समय में उन्होंने जितनी सफलताएं और लोकप्रियता प्राप्त की है वह एक उदाहरण है। शास्त्री जी के सामने अपना उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था। उसमें किसी प्रकार का धुंधलापन या भटकाव नहीं था। वे हमारे देश के अत्यंत महत्वपूर्ण पदों पर रहे और इन पदों पर रहते हुए स्वाभाविक रूप से वे अधिकार संपन्न भी थे, लेकिन उन्होंने हमेशा आत्मसंयम से काम लिया था। अधिकारों से अधिक कर्तव्यों को तरजीह दी। शायद इसीलिए शास्त्री जी इतने अधिक लोकप्रिय भी हो सके। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 19 दिसंबर 1964 को छात्रों को संबोधित करते हुए कुछ इसी तरह के विचार व्यक्त किए थे। आपके भविष्य की मंजिल चाहे जो कुछ भी हो, आप में से प्रत्येक को यह सोचना चाहिए कि आप सबसे पहले देश के नागरिक हैं। देश के सबसे पहले नागरिक है। यह आपको संविधान द्वारा प्रदत्त कुछ अधिकार देता है, लेकिन इससे कुछ कर्तव्यों का भी बोझ आता है जिसे समझना चाहिए। हमारा देश प्रजातांत्रिक है जो निजी स्वतंत्रता देता है, लेकिन इस स्वतंत्रता का उपयोग एक व्यवस्थित समाज हित में स्वेच्छा से लगाए गए प्रतिबंधों के तहत होना चाहिए। अधिकार, कर्तव्य और आत्मसंयम के बारे में यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात शास्त्री जी ने कही थी, जिसे आज याद रखने की जरूरत है। तो विद्यार्थी मित्रों, लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने लोक कार्य किया था। देश की सेवा करना ही कर्म को अपना ईश्वर मानते थे। इस प्रकार अत्यंत महत्वपूर्ण बात शास्त्री जी ने कही थी कि जिसे आज याद रखने की जरूरत है। इस पाठ में कर्म को ही अपना ईश्वर माना गया है, कर्म को ही अपना जीवन समझा है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर आशा रखती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा।